So, good evening, everyone. My name is Himanshu Sharma from Computer Science third year fifth semester from उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम 450dsa.com के डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 40 टू 60 देखने जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 40, लॉन्गेस्ट पैलिड्रोमिक सब सीक्वेंस वी कैन मतलब एक हिमांशु थोड़ा सा जूम इन कर देना। हमें एक ओके एक स्ट्रिंग दी रहेगी और उसमें हमें लॉन्गेस्ट पैलिड्रोमिक सब सीक्वेंस निकाल के देना है। मतलब सब स्ट्रिंग नहीं निकालनी है, हमें सब सीक्वेंस निकालना है। सब सीक्वेंस में मतलब जो हमारा सिलेक्शन होगा ना वो रैंडम हो सकता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, जैसे डबल ई मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद के सिलेक्ट किया मैंने, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ फिर ये डबल ई सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो स्ट्रिंग फॉर्म होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, जो कि पैलिंड्रोमिक है ये स्ट्रिंग। तो ऐसे हम सब सीक्वेंसेस बनाते हैं, मतलब बीच में से कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं सप्लाइड स्ट्रिंग में से। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हम एक जो बेसिक रिकर्सिव नेचर वाला सॉल्यूशन रहेगा उसको कंसिडर करते हैं कि पहले हम इस फंक्शन है ये जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, उसमें हम स्ट्रिंग सप्लाई करते हैं और स्टार्टिंग मतलब राइट मोस्ट इंडेक्स एंड लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को पास करते हैं। अगर ये इंडेक्सेस वैलिड नहीं है तो जस्ट रिटर्न जीरो, मतलब कुछ यहाँ पर हम कोई सब सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब जो सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये इंडेक्सेस वैलिड नहीं है। लेकिन अगर वैलिड है, इफ वाई इक्वल्स टू जे, मतलब एक बेस केस है, तब रिटर्न वन। ये रिटर्न वन इसलिए हो रहा है, जैसे मान लो आपने जी सिलेक्ट किया, वेर आई इक्वल्स टू जीरो जे इक्वल्स टू जीरो, और तो वो स्ट्रिंग बनेगी जी, जो कि खुद ही एक पैलिंड्रोम है ऑफ लेंथ एल, जो कि एक सब सीक्वेंस भी कहेंगे उसको। ठीक। अगर अगर लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है राइट मोस्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड हम इंक्रीज करेंगे, मतलब जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है उसको लेफ्ट साइड और पुश करेंगे, राइट साइड का जो पॉइंटर है उसको राइट साइड पुश करेंगे, और इन दोनों कंडीशंस को कॉल करेंगे। और इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट इनके सर्च स्पेस, मतलब सॉरी यहाँ पुश नहीं हो रहा, सॉरी यहाँ कम, जो सर्चिंग एरिया है वो कम कर रहे हैं। प्लस वन, लेफ्ट को हम प्लस वन करेंगे तो राइट की ओर बढ़ेगा, और जो जे है उसको माइनस वन करेंगे तो वो लेफ्ट की ओर जाएगा, तो जो सर्चिंग एरिया है वो हमारा घट जाएगा। तो उस सब डोमेन में से जो मैक्सिमम लेंथ निकलेगी एक पैलिंड्रोम की, उसको रिटर्न करो। क्योंकि मेरे लेफ्ट और मेरे राइट अभी तक के बराबर नहीं थे, तो अब इनके बीच में ही आएगा ना ऐसा सब सीक्वेंस जिसका लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगा। लेकिन अगर वो बराबर होते हैं, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, तब क्या करो, सर्च करो कि यार मेरे मतलब मेरे अंडर i+1 टू j-1 तक इस एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सा है जो पैलिंड्रोमिक हो, उसको रिटर्न करो +2। +2 क्यों? क्योंकि मेरे पास दो कैरेक्टर मैच हो गए हैं ऑलरेडी। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस रिटर्न करेगा जो पैलिंड्रोमिक इन नेचर होगा। लेकिन रिकर्सिव जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको तो मालूम ही है, इसमें बार बार कुछ सर्चिंग एरिया होती हैं जो रिपीट होती हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए हमने एक सिंपल हैश मैप इंक्लूड कर दिया, और वो हैश मैप लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स एंड राइट मोस्ट इंडेक्स का काउंट रखता है, और उसके अगेंस्ट में जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सब लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस विच इज पैलिंड्रोमिक इन नेचर उसका लेंथ रखता है, और वो अगर मैच करता है तो उसको रिटर्न करता है। तो बस हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, एंड हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जो कि ये है। और हमने जो सबसे पहला वाला था जो प्योर रिकर्जन से होता है, उसमें हमने जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है उसको ज़ीरो दिया, एंड राइट मोस्ट इंडेक्स जो है उसको लेंथ ऑफ s-1, मतलब जो इंडेक्स में जो लास्ट वैल्यू है उसको दिया। तो मतलब वही करेगा कि जो ये इसने लॉन्गेस्ट रिटर्न किया है वो कहाँ पर है, मतलब उसने इसी में से सर्च करके आपको रिटर्न किया है इस सर्चिंग स्पेस में से। सो क्वेश्चन नंबर 41, काउंट ऑल पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंसेस इन अ गिवन स्ट्रिंग।
जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया था पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस जो लॉन्गेस्ट है, लेकिन अब हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए तो सबसे पहले जो एक बेस केस हो सकता है वो तो यही होगा कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में एक पैलिंड्रोम है, तो उतने तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब हमको क्या करना है, पैलिंड्रोम के कॉम्बिनेशन से हमको एक नया पैलिंड्रोम बनाना है। और वो पैलिंड्रोम का कॉम्बिनेशन ऐसे होगा कि अगर दोनों सेम, जैसे इस मतलब दोनों अगर सेम हुए तो उनको हम एज अ वन कंसिडर करेंगे और उनके इंडेक्सेस को हम स्टोर करेंगे इस टैबुलेशन मेथड में, जो कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं दैट इज n, और उसके बाद हम एक टेबल डिक्लेयर करते हैं जिसका डायमेंशन n+2/n+2 का होगा। ठीक, मतलब ये ऐसा टेबल है जो जिसमें एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग वाले होंगे और वाई एक्सिस में सारे एंडिंग इंडेक्सेस होंगे। तो जीरो से स्टार्ट हुआ और जीरो से एंड हुआ तो उसका मतलब काउंट होगा 1 ऐसे करके। सो हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इस डीपी में। तो फॉर आई इन द रेंज ऑफ n द डीपी i इज 1। ये इसलिए किया है क्योंकि वो जो एक कंडीशन थी ना कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक पैलिंड्रोम है, उसको सेव करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इन पैलिंड्रोम्स के कॉम्बिनेशन से पैलिंड्रोम बनाना है। तो उसके लिए सिंपल से ये एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला अल्गोरिदम होगा, जहां पर फॉर एल इन द रेंज ऑफ 2 to n+1 एंड आई इन द रेंज ऑफ n। ठीक, और जब के वैलिड होगा तब हमको इस एल्गोरिदम को फॉलो करना है। एंड फाइनली हमको जो रिटर्न करना है 0 to n-1। मतलब ये अपने जैसे एक इंडेक्स हो गया 2 to 4, 2 to 4 के बीच में कितने काउंट है उन सबको, 2 to 4 हो गया, फिर 2 to 6, इन सब के कॉम्बिनेशंस को काउंट करता है। और लास्ट में जो हमारा इंडेक्स होगा 0 n-1, वहाँ पर हमें टोटल पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंसेस का काउंट मिलेगा। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की ABCB। तो इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो खुद में अपने आप में पैलिंड्रोम हुए 4, और B, C, and B, और B and B, ऐसे तो हमारे 6 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग वाला ये क्वेश्चन हमने स्ट्रिंग सेक्शन में सॉल्व किया है पहले से ही, जिसमें हमने मेमोराइजेशन का भी यूज़ किया था और सिंपल रिकर्जन। तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। बस ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट भी मतलब हम डीपी डिक्लेयर करते हैं जहाँ पर हम रिजल्ट्स को स्टोर करने वाले हैं। तो फॉर आई इन द रेंज ऑफ n, डीपी i इज ट्रू। वो इसलिए किया है क्योंकि मतलब वही बात हुई कि हम एक कैरेक्टर लेते हैं तो अपने आप में पैलिंड्रोम है, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमने ट्रू रिटर्न किया। तो अब हमें सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स लेंथ को ट्राई करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक एन स्क्वायर मेथड को इम्प्लीमेंट करें, जो कि यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ 2 फॉर लूप लगे हैं। जहाँ पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, और जो दूसरा होगा वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग जिसको सिलेक्ट करना है वो 3 है, 3, और हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये बस सारे पॉसिबल सिलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हमें जब लेंथ मालूम है, स्टार्टिंग इंडेक्स मालूम है, तो हम एंड निकाल ही सकते हैं। ठीक, फिर इफ़
एंड निकाल दिया, फिर देखना है कि एंड वैलिड है कि नहीं। इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स है अगर उसको ओवरशूट कर जाता है तो ये तो वैलिड केस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। अदरवाइज क्या करो, चेक करो कि जो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू है और एंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जैसे ये आर जीरो एंड इंडेक्स टू पे दोनों वैल्यू जैसे यहाँ बराबर है, लेकिन अगर बराबर नहीं होती, जैसे इस सिलेक्शन में बी एंड ए आर नॉट इक्वल, तो हमें डीपी में स्टार्टिंग इंडेक्स 3, एंडिंग इंडेक्स 5 पे फॉल्स स्टोर करना है। लेकिन अगर ये इक्वल होती, जो हमारा प्रीवियस सिलेक्शन था आर ए आर, अगर ये इक्वल होती तब हमें क्या करना है, चेक करना है कि यार मतलब मेरे एंड तो इक्वल्स हैं। नाउ चेक कि मेरे जो मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बीच में जो स्ट्रिंग आ रही है क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो बस वही चीज़ किया इसने, स्टार्टिंग इज 0, एंडिंग इज 2, और तो इसके बीच में कौन सा लेटर आता है, ए, तो उसका इंडेक्स हो गया 1 and 1, जो डीपी में हमें 1 and 1 में दिखेगा, जो कि ट्रू होगा। तो ट्रू को ट्रू रिटर्न करता है, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि इसके जो टर्मिनल्स है वो इक्वल थे। तो मतलब ये जो सिलेक्शन है स्टार्टिंग और एंडिंग वाला वो पैलिंड्रोम होगा। तो इसी तरह से जब ये पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसी एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेक करते जाते हैं कि यार अगर ये स्टार्टिंग और एंडिंग पे जो स्ट्रिंग निकलती है पैलिंड्रोम है, तो चेक करो कि जो लेंथ फॉर्म होगी वो अब तक के लॉन्गेस्ट से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो उसको सेव कर लो। तो जब ये हमारा एन स्क्वायर में कंप्लीट होता है, तब हमें सिंपली सिर्फ अरे स्लाइसिंग के मदद से, मतलब ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के मदद से हमने उसको रिटर्न कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 43, लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस। अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस का मतलब, जैसे ये वैल्यू है 10, 10 के बाद उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए जो कि है 22, 22 के बाद उससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए जो है 9, 9 के बाद बड़ी वैल्यू दैट इज 33, 33 के बाद एक छोटी वैल्यू आनी चाहिए, 49 नहीं है, 50 भी नहीं है, 31 जरूर है, तो 31 लिया हमने। 31 के बाद एक बड़ी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 60 है। तो इस अल्टरनेटिंग सीक्वेंस की लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और अगर हम चाहते तो दूसरा कोई सीक्वेंस ले सकते थे, जैसे 9, 9 के बाद डिक्रीजिंग कौन सा है, कोई भी नहीं है, तो इस सब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस का कितना लेंथ हुआ, 1। तो हमें ऐसे जो अल्टरनेटिंग है वो उसका लेंथ मैक्सिमाइज करना है इस अरे का यूज करते हुए, ठीक है। हम बीच से सिलेक्शन नहीं कर सकते, हमको लेफ्ट टू राइट जाते हुए ही सिलेक्ट करना है, ठीक। तो बस वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पर हम सिर्फ दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे और उनको अल्टरनेट करेंगे। वो इसको इनिशियलाइज करते हैं हम 1 and 1, इंक्रीजिंग वेरिएबल एंड दैट डिक्रीजिंग वेरिएबल को, दोनों को 1 से इनिशियलाइज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी सिंगल एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस है। सो वी हैव टू इटरेट फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि हमने पहले जो एलिमेंट है 10 उसको कंसिडर कर लिया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। अगर नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 22 इज बिगर देन द प्रीवियस एलिमेंट, मतलब हमें एक डिक्रीजिंग साइकिल मिल गई है, डिक्रीजिंग साइकिल मिल गई है, तो हम प्रीवियसली जो काउंट था डिक्रीजिंग का उसमें एक इंक्रीज करेंगे और इंक्रीजिंग में स्टोर कर देंगे। वो इसलिए ताकि आगे चल के हमें सिर्फ आगे चल के हमें अगर इंक्रीजिंग मिलता है, नहीं नहीं ये एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ कि हमने दोनों वेरिएबल्स को स्टोर किया 1 and 1, ठीक। अब हम सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होंगे। अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है दैट जो अभी हमारा हम 22 पे हैं और हमें प्रीवियस एलिमेंट को देखना है, अगर वो हमसे छोटा हुआ तब हम तब हमें मतलब एक इंक्रीजिंग साइकिल मिल गई है। इंक्रीजिंग साइकिल तभी रिकॉर्ड होगी जब प्रीवियसली वैलिड डिक्रीजिंग साइकिल हमने रिकॉर्ड की हुई हो, ठीक। तो हमने जो प्रीवियसली वैलिड डिक्रीजिंग साइकिल है
वो 1 थी क्योंकि इनिशियलाइजिंग प्रोसेस था, +1 किया और उसको एक इंक्रीजिंग साइकिल में स्टोर कर दिया। लेकिन जैसे अब नेक्स्ट साइकिल गया 9 पे, तो हमारा अब 9 पे होगा नेक्स्ट लूप, जब लूप दूसरी बार चलता है तो ठीक। तो हम देखते हैं कि 9 से जो प्रीवियस वैल्यू है दैट इज 22, तो 22 इज अ बिगर वैल्यू देन 9। तो मतलब ये डिक्रीजिंग साइकिल थी। ठीक, इस डिक्रीजिंग साइकिल को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब प्रीवियसली एक वैलिड इंक्रीजिंग साइकिल हो चुकी हो, जो कि ये वाली थी। ठीक, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था, दो जो कि 2 हो जाती है। तो बस हमें अब अपना जो एक जो डिक्रीजिंग वेरिएबल है उसको अपडेट कर लेना है, प्रीवियसली रिकॉर्डेड इंक्रीजिंग साइकिल्स लेंथ प्लस दिस न्यू इनकाउंटर। तो हमें अब तक का जो वैलिड अल्टरनेटिंग है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है, लास्ट में हमारे पास दोनों में, दोनों वेरिएबल्स में अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस का दो पॉसिबल अल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस का लेंथ होगा। हमें बस उन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। तो कि जो हमने यहाँ पर अभी देखा था 10, 22, 9, देन 33, 33 से 31, 31 से 60, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट था, हमने इसको यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, वेटेड जॉब scheduling. Given n jobs where every job is represented by following three elements of it: starting time, finish time, profit, और वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट जो कि 0 से बड़ी हो। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियसली। ये हमारा जिसमें प्रीवियसली सॉल्व था उस सेक्शन का भी को नाम मैं बाद में बताता हूँ। हमने इसको प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ है, यू कैन कंसिडर दैट लेक्चर। तो जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, कॉइन गेम कॉइन गेम रिलेटेड है वेयर विनर एवरी प्लेयर हैज 3 चॉइसेस। कॉइन गेम विनर मतलब आपको एक कॉइन गेम दिया है जहां विनर आपको फाइंड करना है, जहां पर आपके पास हर जो 2 प्लेयर्स हैं उनके पास 3 चॉइसेस होंगी। मतलब ए एंड बी आर प्लेइंग अ गेम, वो कॉइन गेम। एट द बिगनिंग देयर आर n कॉइन्स, ठीक, डिस्क्रीट n कॉइन्स है। गिवन 2 मोर नंबर्स x एंड y, इन ईच मूव अ प्लेयर कैन पिक x और y और 1। मतलब जैसे ए प्लेयर का टर्न है तो वो कॉइन्स के कलेक्शन में से x या फिर y काउंट में या फिर सिंगल कॉइन उठा सकता है। और जो इस गेम का विनर होगा उसको, मतलब जो बंदा लास्ट में कॉइन उठाता है और जिसकी वजह से सारे कॉइन खत्म हो जाते हैं, वो हमारा उस गेम का विनर होता है। बस हमें फाइंड करना है वेदर ए विल विन द गेम और नॉट, लेकिन हमें यह ऑप्टिमली प्ले करना है। तो हमें हर बार ये कोशिश करनी है कि कॉइन ख़त्म हो जाए, और ख़त्म हुआ तो हम नहीं उठाया हो। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 बेसिक केस होंगे, क्योंकि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो भी टैबुलेशन से। तो हमारे पास 2 बेस केस, मतलब बेस केसेस होने चाहिए। बेस केसेस जो हमें मालूम है वो तो ऐसा होगा कि मान लो अगर आपके पास कॉइन नहीं बचे, द n इज 0, तो मतलब आप हार गए और वहां पर आप फॉल्स स्टोर कर दो। लेकिन अगर आपके पास एक कॉइन बचता है, सिर्फ एक कॉइन, तो मतलब आप वो कॉइन उठा सकते हो, क्योंकि आपके जो वैलिड मूव्स हैं, या तो एक्स उठाओ या तो वाई उठाओ या तो 1 उठाओ, उस वैलिड मूव्स में आता है। तो आप उसको उठा के आप वो गेम जीत जाते हो, और आप उसी के कारण हम यहाँ पर ट्रू स्टोर करते हैं अपने डीपी अरे में एट इंडेक्स 1। ठीक, अब हम यहाँ से
इटरेट करते हैं। कहाँ तक? n+1 तक, जो कि हमारे नंबर ऑफ के n पे तो हमारा कॉइन्स होता है, तो वही हमको सिंपली रिटर्न करना है। तो हम इस लूप को 2 से स्टार्ट करते हैं, और 2 में हमें ये देखना है, पहले तो हम चेक करेंगे कि इंडेक्स वैलिड है कि नहीं, और हम जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स यहाँ पर कॉइन से कॉइन के एनालॉगस है, ठीक। और हम प्रीवियस स्टेप में जीत रहे हैं, प्रीवियस स्टेप में जीत रहे थे, तो यहाँ पर हार जाएंगे। लेकिन अगर प्रीवियस स्टेप में हार रहे थे तो यहाँ पर जीत जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि पहले तो हम चेक करते हैं कि i-1 वैलिड है कि नहीं। वैलिड इसलिए ताकि क्योंकि हम इसको अरे में जाके देखने वाले हैं, अरे में, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये एरर देगा, तो इसके लिए हम इसको चेक करते हैं। अगर ये वैलिड है तो डीपी में जाके देखो क्या मैं प्रीवियस स्टेप में हार रहा था क्या। अगर मैं हार रहा था तो भाई मैं उतने कॉइन्स उठा के जीत जाऊंगा, तो सिंपली अब इस नए मूव पे आप ट्रू स्टोर कर दो। लेकिन दूसरा केस भी है, क्योंकि आप सिर्फ एक कॉइन ही नहीं उठा सकते ना, आप एक्स और वाई भी उठा सकते हो। तो वही हमने यहाँ पर चेक किया, पहले तो ये इंडेक्स वैलिड है कि नहीं, नेगेटिव तो नहीं जा रहा। अगर नेगेटिव नहीं जा रहा तो चेक करो कि भाई अगर मैं इतने कॉइन उठा रहा था पहले, तो मैं क्या वहां हार रहा था? अगर हार रहा था तो भाई मैं उतने कॉइन्स उठा के अब मैं जीत जाऊंगा। तो वही चीज यहाँ पर की, तो हमने करंट स्टेट को स्टोर कर लिया। लेकिन अगर ये वाला कोई केस मैच नहीं करता, तो मतलब मेरे पास कोई वैलिड मूव नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। और जब ये हमारा इटरेशन खत्म हो जाता है तो लास्ट में हमको सिंपल टीपीएन, जहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, उसको रिटर्न कर देना है। क्योंकि हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास x3 और y4 और नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5, और कौन विनर होगा तो वो रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू होता है तो ए जीतेगा, फॉल्स होगा तो बी जीतेगा। ये मतलब हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम फिबोनाची सीरीज सॉल्व फाइंड करते हैं, उसी की तरह है। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 46, काउंट डी अरेंजमेंट्स। डी अरेंजमेंट्स मतलब परम्यूटेशन सच दैट नो एलिमेंट अपीयर्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। A D arrangement is a permutation of n element such that no element appears in original position. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास ये अरे दिया है, इसका ये वाला परम्यूटेशन 2 3 1 0, इसमें देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता। मतलब जीरो की प्लेस क्या थी यहाँ पे, ये यहाँ पर नहीं आएगा। वन की प्लेस यहाँ पर थी, लेकिन अब वन वहां नहीं आ सकता। ऐसे करते करते हमें ये डी अरेंजमेंट निकल जाता है। अब हमें क्या रिटर्न करना है? गिवन अ नंबर n, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ n एलिमेंट्स। मतलब जैसे अब हमारे पास n अगर 4 दिया है, तो 0 से 3 तक वो एलिमेंट्स होगा। अब इससे हम कितने डी अरेंजमेंट बना सकते हैं, उसको रिटर्न करना है। तो इसका मैथमेटिकली यही होगा कि सबसे पहली जो पोजीशन है, यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेक्शन है? 3, क्योंकि हम यहाँ 0 नहीं रख सकते। अगले में भी कितने होंगे? हमारे पास जब हमने प्रीवियसली एक सिलेक्ट कर लिया और एक सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज को पुट कर सकते थे। फिर नेक्स्ट में भी 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पे 0 नहीं रख सकते, 1 2 3 रख सकते थे। अगर उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास बचता है 2। फिर इस पोजीशन पे आते हैं, तो अब हम यहाँ 1 पुट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन प्रीवियसली लेफ्ट 2, और ये 0 तो पहले बच गया था। अब ये काउंट हो जाता है 3, तो इस पोजीशन पे भी 3। तो मतलब ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो रिकर्सिव जा रहा है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इसको हम रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे हमें सिर्फ ये फ़ायदा रहेगा कि वो रिकर्जन का ओवरहेड रिमूव हो जाएगा।
तो हमें बेस केसेस मालूम होने चाहिए, बेस केसेस। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं एक एलिमेंट है, तो उसके डी अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? ज़ीरो। क्योंकि अगर हमारे पास मान लो एक अरे है जिसमें सिर्फ मान लो वन है, तो अब हम इससे ऐसा कोई भी अरे नहीं बना सकते जहाँ पर हम वन की जगह कुछ और रख सकें। जहाँ वन था, इसकी जगह कुछ और रख सकते हैं, तो वो काउंट ज़ीरो होगा। और मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, तो सिर्फ इसका एक ही पॉसिबल रीअरेंजमेंट है, जो कि है ज़ीरो एंड वन, जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा। तो हमने उसको स्टोर कर लिया। अब इस बेस केस का यूज़ करते हुए हम एन तक इटरेट करेंगे। ठीक। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, सॉरी, द काउंट ऑफ एलिमेंट थ्री। ठीक। तो तीन का काउंट फाइंड करने के लिए आई माइनस वन, भाई मतलब मेरे पास प्रीवियसली कितने बन रहे थे, मैं कितने बना पाया था, मतलब यहाँ पर कितने मेरे पास पॉसिबल चॉइस थे, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय इस पोजीशन पे जो वैल्यूज होंगी। मतलब इनका यही कहना है कि अगर आपके पास मान लो पांच एलिमेंट थे, तो पांच एलिमेंट पे सबसे पहले पोजीशन पे आपके पास सिर्फ चार चॉइसेस रहेंगी। फिर चार चॉइसेस के बाद आप जब इटरेट करते हैं अंदर की ओर, तो उसके पास कितनी चॉइसेस रहेंगी, तो उसी को वो रिटर्न करता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पांच पॉसिबल चॉइसेस पे कितने आप ये रीअरेंजमेंट बना सकते हैं उसको स्टोर करता है। तो जब ये इटरेट होगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट करके वहाँ पुट कर देगा। तो हमको सिंपली वहाँ से रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन नंबर 47, काउंट प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। मतलब आपके पास जो फोरकास्ट है स्टॉक्स का, वो दिया रहेगा कुछ दिन का, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उन ट्रांजैक्शन की मदद से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है। तो हमने इसमें कंडीशन दी है दो, मैक्स एट मोस्ट टू। हमको सिर्फ एक नहीं करना, ना हम इन्फाइनाइट कर सकते हैं, हमको एट मोस्ट टू, या तो एक या तो दो। ठीक। तो हमने इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया। तो क्रिएट अ प्रॉफिट अरे एंड इनिशियलाइज इट एज ज़ीरो। फिर हमें जो मैक्स प्राइस है, मैक्स प्राइस, क्यों हमें प्रॉफिट देने के लिए एक मीन प्राइस लगेगा, एक मैक्स प्राइस लगेगा। तो अभी हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो मैक्स प्राइस क्या होगा, एन माइनस वन, जो कि लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इस प्रोसेस में। तो अभी तक का मैक्स प्राइस क्या था, द लास्ट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट तक जाएंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे। अगर करंट एलिमेंट अभी तक के मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स को स्टोर करो। तो है मेरे को एक मैक्स मिल गया। अब इस मैक्स की मदद से आप प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट मतलब आप जो हमारा ये प्रॉफिट एक जो अरे था, जहाँ पर हम प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे, वहाँ पर ये रिटर्न करेगा। तो प्रीवियस डे पे कितना प्रॉफिट हुआ वर्सेस आज कितना प्रॉफिट हुआ, अभी तक के मैक्सिमम प्राइस से आज कितना प्रॉफिट हुआ, उन दोनों में से जो मैक्सिमम आता है उसको रिटर्न कर दो। अगर मैंने पिछले दिन ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था मैक्सिमम, मतलब बेच के, तो उसको रिटर्न करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी तक का जो प्रॉफिट है उसको रिटर्न करो। जब ये इटरेशन ख़त्म होता है, तब आपको मिन प्राइसेस का निकालना है। मिन प्राइसेस मतलब हम एक तरह से स्टैक्स फॉर्म कर रहे हैं, मैक्स प्राइसेस और मिन प्राइसेस का। तो इसमें भी वही इम्प्लीमेंटेशन है, अभी तक का मिनिमम ढूंढो और जो प्रॉफिट है उसको फाइंड करो। ठीक।
और जब ये हमारे दोनों इटरेशन ख़त्म होंगे तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा n-1, वहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा। तो हमको सिंपली वही रिटर्न करना है। Question number 48. Optimal strategy for a game. You are given an array A of size n. The array consists of integers of even length. मतलब वो array में even number of elements होंगे. The element of array represents n coins of values v1, v2, vn तक। मतलब random values होंगी उन coins के ऊपर। You play against a opponent in a alternating way। मतलब पहले मेरा चांस फिर उसका, और मैं इस गेम में हमेशा मैं ही स्टार्ट करूँगा। मतलब अ, जो हमारा कंसिडरेशन में है प्लेयर वही स्टार्ट करेगा। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिटरमाइन करना है। इफ यू कैन विन और विद द कंडीशन यू आर गोइंग फर्स्ट। तो मतलब जैसे गेम है तो उसमें हमें अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 8 उठाया तो अब बी का चांस होगा। अब वो वैल्यू कोई पिक करेगा, तो मान लीजिए उसने 15 पिक किया, तो मैं पिक करूँगा 7 और वो लास्ट में पिक करता है 3। तो ऐसे करते हुए मेरा जो सम होगा 8 + 7 दैट इज़ 15, और अपोनेंट का होगा 18। तो ऑब्वियसली अपोनेंट विन कर जाता है। लेकिन अगर मैं दूसरा सिलेक्शन रखता हूँ, जैसे 7 मैंने उठाया पहले, तो अपोनेंट उठाता है 8, और फिर मैं उठाता हूँ 15, अपोनेंट उठाएगा बाद में 3। तो मेरा जो टोटल सम है वो ज़्यादा होगा अपोनेंट से, तो फाइनली मैं विन कर जाता हूँ। तो बस हमें वही जो हम जो मैक्सिमम सम है जीतने वाला, उसको रिटर्न करना है। ठीक। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एन नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं। मतलब कौन सा वैल्यू उठाता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें n/n का एक टेबल डिक्लेयर करते हैं जो कि सिर्फ सिलेक्शंस को काउंट करती हैं। अब हमें इसको फिल करना है। तो fill table using above recursion formula. Note that the table is filled with diagonal fashion from diagonal element to 0 n-1, which is the result। मतलब अपर मोस्ट ट्राइंगल जो होता है एक मैट्रिक्स में, उसको यूज कर रहे हैं हम इधर। सो फॉर गैप इन रेंज n एंड j इन द रेंज गैप टू n, मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म में जो हम एक मैट्रिक्स में, अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसको डायगोनल हम कंसिडर करते हैं, तो जो लोअर ट्राइंगल होता है अभी हम उसी का यूज कर रहे हैं। हियर x इज द वैल्यू ऑफ मतलब इस टेबल i+2 इन j। ठीक। इफ मतलब ये जो हमारा अल्गोरिदम है, सी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के बाद हर एक इटरेशन में हमें लास्ट में टेबल में 0 n-1 पे हमारा रिजल्ट रहेगा। इसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चाहते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में भी फिर से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखने का है कि ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है इसमें पूरे अरे का यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन हम जो लोअर मोस्ट ट्राइंगल है उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। Optimal binary search tree. Given a sorted array key 0 to n-1 of search key and an array of frequency, मतलब हमारे पास कीज दी रहेंगी और उन कीज की फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी। Here frequency I is the number of search keys. Construct a binary search tree of all keys such that total cost of all these searches is as small as possible. So let us define the cost of BST. The cost of BST node is the level of the node multiplied by the frequency। मतलब वो पर्टिकुलर नोड जिस लेवल पे होगी वो लेवल नंबर मल्टीप्लाइड बाय उस की वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, वो हमारा कॉस्ट होगा उस पर्टिकुलर नोड का। तो हमें सारे नोड का जो कॉस्ट है टोटल सम उसको मिनिमाइज करना है।
तो जैसे हमारे पास एक ईयर आएगा, मान लीजिए 10, 12, 20, ये हमारी कीज हैं और इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 35, 8 एंड 50। हमें एक बीएसटी फॉर्म करना है, मतलब जो ट्री फॉर्म होगा वो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है। कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारी? लेवल मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही होगा कैसे हम लेवल ऑर्डर फॉर्म करते हैं। तो ये सबसे पहला लेवल पे होगा, फिर 2 इधर, फिर 3। तो इसमें जो 1 है वो रूट है, इसका लेवल है 1। 2 एंड 3 का लेवल है 2। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो हम चाहते नहीं कि इसका काउंट बार बार आए, तो हमें उसे कम से कम लेवल देना चाहिए। तो अगर जैसे 20 है, 20 का सबसे सॉरी ये 10 है, 10 का 20 है, 20 का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हमें सबसे कम लेवल पे रखना चाहिए। ठीक। और जैसे 10 है, 10 को भी कम से कम रखना चाहिए, फिर 12 को भी कम से कम रखना चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत ये होती है कि बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ये सिंपल ट्री है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा। ठीक। ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, और कॉस्ट भी मिनिमम टू मिनिमम जाएगी। तो हमें वो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री को फॉर्म करना है और उसका जो ऑप्टिमल कॉस्ट होगा उसको रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमने ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रोसेस रखा है। क्रिएट एन ऑक्सिलरी 2D मैट्रिक्स टू स्टोर द रिजल्ट्स, मतलब सब प्रॉब्लम्स को फॉर्म करने के लिए एक हमने अरे डिक्लेयर किया, जहाँ पर हर एक पॉइंट उस कॉस्ट अरे का इज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री सच दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम की आई टू की जे। मतलब हमारे पास जो अरे है, ये वाली अरे, यहाँ पर हमारे पास कितने सिलेक्ट मतलब कितने सब सब अरेज हो सकते हैं। उन सब अरेज में को सिलेक्ट करके जो कॉस्ट निकलती है, जो ट्री बनती है, उस ट्री का जो कॉस्ट निकलता है उसको ये स्टोर करता है। तो मान लीजिए जैसे हम 0 to 0 चलते हैं तो सिर्फ 10 आता है, तो उसकी उस नोड का यूज़ करके जो ट्री फॉर्म होगा वो सिंगल नोड होगा और उसका कॉस्ट होगा 34। अगर हम 0 to 1 जाते हैं, 10 and 12, तो इसका जो ट्री होगा उसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा? क्योंकि हम 10 को हम रूट रख देंगे ताकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कम काउंट करें। तो 34 into 1, 34, और 8 into 2, दैट इज 16। तो इन दोनों का सम हम स्टोर करेंगे फ्रॉम 0 to 1 में। इसी का यूज़ करते हम इटरेट करते हुए फाइनल हमको रिजल्ट रिटर्न करना है। तो इस टेबुलेशन मेथड में हमें पहले इनिशियलाइजेशन करना होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हम 0 0 रखते हैं या 1 1 रखते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी को हमें उस डीपी में स्टोर करना है। तो इसने वही चीज़ की यहाँ पर। तो अब हमें जो जो चेनिंग प्रोसेस है, जो चेन्स हैं, उसको 2 से n तक स्टार्ट करना है। 2 से मतलब हमने 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए, फिर 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। तो सारे एलिमेंट सिलेक्ट करने का मतलब मैंने सारे एलिमेंट सिलेक्ट करके एक बीएसटी फॉर्म कर दिया। तो वो हमको फाइनली रिटर्न करना है। तो मैंने बोला कि मैं पहले 2 एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा। कहाँ से करूंगा? आई से करूंगा। तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा? वो मतलब 0 से इस रेंज तक जाएगा वो। ठीक। तो मैं जब इस सिलेक्शन स्पेस में जाता हूँ तो मुझे सिंपली बस ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, जो हमारा टेबुलेशन है, उसी का यूज़ करके हम इस एल्गोरिदम में जाते हैं जहाँ पे
हमारे ये जो टेस्ट केसेस हैं ये फाइनली जो नेक्स्ट इटरेशन है उसको उसका ऑप्टिमल कॉस्ट निकालती है बाय यूजिंग प्रीवियसली फाउंड रिजल्ट्स में, जो कि जैसे यहाँ पर ये प्रीवियसली कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को यहाँ यूज़ करके नेक्स्ट में स्टोर कर रहा है। और जब ये हमारा इटरेशन ख़त्म हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं एन स्क्वायर में चल रहा है, जब ये इटरेशन ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में हमको सिंपली 0 टू n-1 रिटर्न करना है। n मतलब हमारा लेंथ ऑफ अरे, और फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक सिलेक्ट करने के बाद जो बीएसटी फॉर्म होता है उसका कॉस्ट कितना होगा, ऑप्टिमल कॉस्ट, उसको हमको फाइनली रिटर्न करना है। तो सिंपली तो जैसे हमारे पास ये दो गिवन कंडीशंस है जहाँ की ऐसे है और फ्रीक्वेंसी ऐसे है, और इनसे जो ऑप्टिमल बीएसटी बनेगा उसका सम ऐसा होगा 142। तो क्वेश्चन 50, पैलिंड्रोम पार्टीशन प्रॉब्लम। मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग दी रहेगी, जैसे ये है, ये स्ट्रिंग है, और इसको हमें पार्टीशन करना है ताकि हर एक पार्टीशन अब एक पैलिंड्रोम हो और ये सारे पैलिंड्रोम का काउंट मिनिमम हो। तो जैसे यहाँ पर दिया है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन से जो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन से सारे पैलिंड्रोम फॉर्म हो सकते हैं वो रिटर्न किया। तो इसने 3 पार्टीशंस का यूज किया जिसकी वजह से 4 पैलिंड्रोम्स जनरेट हुए, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस होती हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। तो एक मतलब पहला जो सिंपल रिकर्जन से यूज हो रहा है, तो इस रिकर्सिव में क्या करता है, ये तो सबसे पहले लेगा आपका स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, और अभी तक के पैलिंड्रोम्स का काउंट कितना है। मतलब मैंने इसका जैसे इनिशियलाइजेशन में आपको दिखा देता हूँ तो समझ आएगा कि जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मुझे मतलब मैं अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो अभी का सिलेक्शन कौन है, पहला ही एलिमेंट है। अभी तक मैंने कितने काउंट मतलब कितने पार्टीशंस बनाए, 0। तो बस ऐसे हमको जाने का। फिर हम चेक करते हैं कि ये इंडेक्सेस वैलिड हैं कि नहीं, ठीक। अगर ये इंडेक्सेस वैलिड नहीं होते हैं, इंडेक्सेस वैलिड नहीं होते, तो हमको चेक करना है कि अगर ये फेल हो गया, ये मतलब ये इंडेक्सेस वैलिड नहीं है, मतलब हमारे जो दोनों इंडेक्स है वो लास्ट तक पहुंच गए हैं, दोनों इंडेक्सेस लास्ट तक पहुंच गए, मतलब हमने सारी स्ट्रिंग को कवर कर लिया। फिर जाके देखो ये टोटल लेंथ बड़ी है इस करंट काउंट से, तब इस काउंट को स्टोर कर लो। तो ये बस एक बेस केस चेक है और रिजल्ट्स को स्टोर करने का है। लेकिन जो मेन काम हो रहा है वो यहाँ पर है कि अगर अगर ये स्ट्रिंग इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक, मतलब आई से जे तक पैलिंड्रोम है, अगर आई से जे तक पैलिंड्रोम है, तब क्या करो कि इसी स्ट्रिंग में इसी फंक्शन को कॉल करो पर j+1 है j+1, और हमने ये पार्टीशन बना दिया। मतलब इसने क्या किया कि मान लो हमारा जो आई है और जे, आई और जे है, उसने इस पार्टीशन को सिलेक्ट किया। तो हम देखते हैं कि ये पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम है तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे, या तो मैं इसको काट दूं, या तो मैं ऑप्टिमिस्टिक होते हुए आगे भी देखूं, भाई मेरे को शायद क्या मालूम आगे मिल जाए ऐसा कुछ जो इसके साथ कंबाइन होकर पैलिंड्रोम बना दे, क्योंकि मुझे सबसे लंबी लेंथ चाहिए ना, ताकि मेरा काउंट कम से कम हो पार्टीशंस का। तो वही चीज, या तो मैं काट मतलब इस पैलिंड्रोम को रिमूव कर दूं, काउंट बढ़ा लूं, या फिर मैं और आगे ढूंढता रहूं। लेकिन अगर आई से जे तक पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैं
ऑब्वियसली ये मैं कट नहीं कर सकता, उसको वहाँ पार्टीशन नहीं दे सकता। तो मुझे जान मतलब जबरदस्ती वहाँ ऑप्टिमिस्टिक होते हुए आगे सर्च करते रहना पड़ेगा। तो बस जब ये हमारा रिकर्सिव खत्म होता है, तो लास्ट में हमारे पास टोटल वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस दे सकते हैं वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक। तो बस यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास आई एंड जे का जो यूजर है, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग का कंसेप्ट, तो मतलब हम इसको 2x2 मैट्रिक्स में स्टोर कर सकते हैं। और क्योंककि ये डीपी में तो हमको वैसे ही करेंगे अरे में, और हमारे पास इनिशियल केसेस भी होंगी, क्योंकि जो लेट सारे जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, वो अपने आप में पैलिंड्रोम है। तो हम सबसे पहला बेस केस यही लेके चलेंगे कि हमने सभी चीज सबको पार्टीशन कर दिया है। ठीक। तो हम वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं कि क्रिएट टू अरेज टू बिल्ड द सॉल्यूशन इन बॉटम अप मैनर, मतलब डीपी बाय यूजिंग टेबुलेशन। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नीडेड फॉर पैलिंड्रोम, पहले मैट्रिक्स में। दूसरे मैट्रिक्स में पी आई जे ट्रू इफ सबस्ट्रिंग पी आई जे इज अ पैलिंड्रोम, एल्स फॉल्स। नोट दैट सी आई जे इज जीरो इफ पी आई जे इज ट्रू। सो जो मतलब हमारा ये रिकर्सिव जो सॉल्यूशन था, इसी का कंसेप्ट लेके ये हम स्टार्ट करते हैं इटरेशन करना। तो इटरेट करने का कंसेप्ट ये रहेगा कि मैंने लेंथ ली 2, और 2 से मैं n तक जाऊंगा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूंगा? कहाँ से स्टार्ट करूंगा उसको फाइंड करने के लिए मैंने आई यूज़ किया। आई को मैंने रेंज n-l+1 तक रन किया। तो अगर मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मालूम है, तो उसकी मदद से मैं एंडिंग इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ। और फिर इसकी मदद से मैं चेक करता हूँ कि आई जे पैलिंड्रोम है कि नहीं, स्ट्रिंग का आई से जे तक पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर लेंथ 2 है, मतलब दो ही एलिमेंट का सिलेक्ट किया है, तो भाई सिंपली मुझे आई और जे को कंपेयर करना है। लेकिन अगर लेंथ 2 नहीं है, 2 से बड़ी है, तो मुझे ये चेक करना होगा कि आई और जे तो बराबर हो, और तो और आई और जे के बीच में जो स्ट्रिंग आती है वो भी पैलिंड्रोम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पी आई जे इज ट्रू। तो अब हमें कट्स को स्टोर करना है। अगर फला जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो पैलिंड्रोम है, तब आप कट्स आई और जे पे 0 पुट करेंगे। अदरवाइज आप अज्यूम करते हैं कि सी आई जे मैक्सिमम वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत पॉसिबल नहीं है उसको बनाना, ऐसा अज्यूम करते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप आई से जे तक, आई से जे तक मतलब जो, जैसे अगर यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, तो आप यहाँ इन दोनों के बीच में कितने कट्स लगा सकते हैं? कितने कट्स मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में तो आप कट लगा सकते हैं। मान लो अगर यहाँ ये 3 का ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनके बीच में मैं कितने कट्स लगा सकता हूँ? ए से पहले, ए और बी के बाद 2 कट्स लगा सकता हूँ। लेकिन ये तो पैलिंड्रोम है खुद, तो मुझे कट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पहले स्टोर बता दिया था आपको। लेकिन अगर ये वाला केस होता, इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए मुझे कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? एक ए और बी ए भी बन जाएगा उससे। तो उसी को हम यहाँ पर सेव करते हैं, और जब ये इटरेशन खत्म होता है, तो हम नेक्स्ट इटरेशन में जंप कर जाते हैं। और फाइनली हमारा नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड, ऑप्टिमल ऑप्टिमल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब हमें पार्टीशंस बनाने के लिए जो कि सब पैलिंड्रोम हो, वो 0 और n-1 पे स्टोर होगी। हमको सिंपली वही उठा के रिटर्न कर देना। ठीक। तो हमने दो इम्प्लीमेंटेशन देखे, बाय यूजिंग सिंपल रिकर्जन एंड बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबुलेशन।
क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड रैप। ये वर्ड रैप वाला क्वेश्चन हमने स्ट्रिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम पूरी तरह से इसको हमने डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52, मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड। Given a mobile numeric keypad, you can only press buttons that are up, left, right, or down to the current button. You are not allowed to press button row corner buttons, that is star and hash. Given a number n, the task is to find out the number of possible numbers of given length. मतलब जैसे कीपैड ऐसा दिखता है पुराने फोन वाला, तो अगर मुझे 3 लेंथ का मतलब एक नंबर फॉर्म करना है जिसका लेंथ 3 हो, और इसी कीपैड का यूज करना है। और इस कीपैड का रूल ये है कि जैसे मान लो मेरा पहला नंबर है 5, मैंने 5 दबाया, तो अब इसके बाद या तो मैं लेफ्ट में, या तो राइट में, या तो ऊपर, या तो नीचे, इन्हीं 4 बटन को प्रेस कर सकता हूँ। को डायगनल्स में नहीं जा सकता मैं। तो मान लो मैं गया 4 में, 5 के बाद मैंने 4 दबाया, ठीक। अब मुझे एक लास्ट एलिमेंट, लास्ट नंबर दबाना है। तो या तो मैं लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में या तो ऊपर या तो नीचे। तो मैंने मान लो 5 दबा दिया, तो मेरे पास एक नंबर आ गया 545, जिसका लेंथ है 3। तो ये 3 लेंथ के नंबर इस कीपैड पे गिवन कंडीशंस में कितने हो सकते हैं, उस काउंट को रिटर्न करना है। वो कंडीशन वही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इसको हम मतलब रिकर्सिव से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हर एक एलिमेंट पे जाके हमको क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कर देते हैं, और डेप्थ एक वेरिएबल रखेंगे जो बताएगा कि हम कितना जा सकते हैं इसमें अभी तक। तो सिंपल वो रिकर्जन आपको बता देगा। और उसमें हम चाहे तो डेप्थ वर्सेस करंट लोकेशन का एक हैश मैप बना देंगे, तो वो एक मेमोराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। लेकिन ये वाला है टेबुलेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक काउंट डिक्लेयर करते हैं। काउंट काउंट हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक टेबल है, जो कि पर्टिकुलर की से पर्टिकुलर की से एन डायमेंशंस के कितने नंबर बन सकते हैं उसको स्टोर करता है। तो सबसे पहले तो सब जगह 1 होगा, क्योंकि मतलब सब जगह 0 होगा ऑब्वियसली। जब नंबर की लेंथ 1 मांगेगा, तब जाके वो सब जगह 1 होगा। तो फॉर आई इन रेंज 10, काउंट आई 0 इक्वल्स टू 1 एंड आई 0, आई 1 एंड इज 1। तो ये हमारा इनिशियलाइज कर दिया लेंथ 0 एंड 1 पे। मतलब हम कौन से डिजिट से स्टार्ट करते हैं, और उस नंबर की लेंथ कितनी है, जो आपको बताया था मैंने वही है। अब हमने जब इनिशियलाइज कर दिया, तो अब हमें सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, सॉरी, जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस उस कितनी पॉसिबल लेंथ हो सकती हैं, उसको बाय टेबुलेशन फाइंड करना है। तो वही हमने किया। सबसे पहला डिफाइन करता है के इन रेंज 2 to n+1। एंड ये इसलिए कि नंबर का लेंथ कितना है। इनिशियलाइजेशन में हमने 0 लेंथ और 1 लेंथ के लिए फाइंड कर दिया, अब हमें 2 से स्टार्ट करना होगा n+1 तक, ठीक। हमने सारी लेंथ के लिए सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स पे स्टार्ट करना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट स्टार है या फिर हैश है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन दी है कि हमें स्टार और हैश का यूज़ कहीं नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स का यूज़ करना है। अगर ऐसा नहीं है, तो क्या करो, उस नंबर को रिट्रीव करो, ठीक, और उस नंबर वर्सेस लेंथ
पे 0 पुट करो काउंट में। फिर हमें जो कीपैड है, कीपैड, उसमें अप डाउन लेफ्ट राइट जितने भी मूव्स हो सकते हैं, उनके जो डीपी पे जो वैल्यूज हैं, मतलब जो हमारे काउंट अरे है उस पे जो वैल्यूज हैं, उनका यूज करते हुए जो ऑप्टिमल नंबर जो हमारा काउंट है उसको प्लस करते हुए रिटर्न करना है। जो हमने जो ये जो करंट करंट लोकेशन है उसको अपडेट करना है सारे पॉसिबल मूव्स से। तो हमने जब ये nth लेंथ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने सब जब फाइंड करके उसको कैलकुलेट करके जब पुट कर दिया, तब हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे जहाँ पोजीशन चेंज होगी। जब सारी पोजीशंस कवर हो जाएंगी तो हम नए लेंथ पे जाएंगे। तो हम प्रीवियसली फाउंड रिजल्ट्स का यूज करते हुए आगे हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास काउंट एन पे मतलब टोटल काउंट एन पे वो मिल जाएगा। यहाँ प्लस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सारे पॉसिबल स्टार्टिंग पोजीशंस मिल गए हैं, और उन सारे स्टार्टिंग पोजीशंस पे काउंट कितना है उनको प्लस किया, और फाइनली हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो वही चीज़ है जो कि हमें यहाँ मिल गया। सो क्वेश्चन नंबर 53, बूलियन पैरेंथेसाइजेशन। Given a Boolean expression s of length n with following symbols, true and false, the following operations filled between the symbols, operators and और XOR। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे ये t और t एंड f x और t। इसका पहले जो इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो मालूम है, सबसे पहले XOR आएगा, फिर उसके बाद हम एंड ऑपरेट कर मतलब फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद और इवेलुएट करेंगे। तो वो तो सिंपल प्रेसिडेंस का यूज करते हैं। तो उससे इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन को ट्रू करना है बाय ओवरराइडिंग द प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस को ओवरराइड करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे ये वाला है, ऑपरेटर्स की पोजीशन वही है, यहाँ तक कि बूलियन एक्सप्रेशन मतलब बूलियन जो वैल्यूज हैं उनकी भी पोजीशन वही है, बस हमने उनके प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर दिया। कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा उसकी मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो अब हमें वो नंबर ऑफ वेज जिसकी मदद से हम इस नंबर ऑफ अरे नंबर ऑफ वेज जिसकी मदद से हम इस अरेंजमेंट को ट्रू कर सकते हैं उसको रिटर्न करना है। ठीक, तो मतलब ये सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, और तो और हमें ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशंस का क्या बूलियन होता है। तो और में चार ऐसी कंडीशंस मतलब तीन ऐसी कंडीशंस है जहां वो ट्रू रिटर्न करता है, एंड में सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जहां वो ट्रू रिटर्न करता है, एक्सऑर में दो कंडीशंस है जहां वो ट्रू रिटर्न करता है। तो हमें उन्हीं ट्रू कंडीशंस को लेके आना है ताकि जो आगे चल के नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ट्रू फीड हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम जो बेसिक कंसेप्ट है जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट करना वो यही है। ठीक, कि नंबर ऑफ वेज टू प्रूव ट्रू फ्रॉम आई एंड जे। अगर केथ ऑपरेटर इज एंड, अगर एक्सप्रेशन के बीच में एंड है तो आई से के तक, k+1 से j तक जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं एक्सप्रेशन को ट्रू करने के, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको आई और जे का रिजल्ट आ जाएगा। अगर केथ एक्सप्रेशन और है तो आपका जो काउंट करने का फंक्शन होगा वो ये होगा। अगर ऑपरेटर एक्सॉर है तो आपका काउंट करने का फंक्शन ये होगा। मॉल्स का भी दूसरा इक्वेशन है जो आप
ये गीक फॉर गीक्स पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो आइडिया है जिसको हम चेज करना चाह रहे हैं इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन में, वो इसी का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम सब प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। सब प्रॉब्लम्स का मतलब बेस केसेस से हम पूरा बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें हमने को डीपी फॉर्म करना होगा। तो डीपी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एफ और टी, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से रिलेटेड सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को वो स्टोर करेगा। ठीक, फिर हमको डायगनली फिल करना है। डायगनली फिल करने का मतलब, अगर ith सिंबल एफ है तो फॉल्स ऑन आई एन आई। अगर ith सिंबल टी है, ट्रू इन टी टेबल ऑन आई एन आई, कि मतलब ट्रू ट्रू मिल जाएगा आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। फिर इसी का यूज करते हुए, मतलब हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर इनिशियलाइजेशन के पास वही हमारा बाद हमारा प्रोसेस इटरेशन वाला। तो इटरेशन का हमारा क्या प्रोसेस है, गैप डिफाइन होता है। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और सॉरी मतलब कितना स्टार्ट करना है, मतलब सॉरी मतलब लेंथ क्या रखनी है, लेंथ क्या रखनी है, सिंगल कैरेक्टर रखना है, डुअल कैरेक्टर रखना है, कितना रखना है, उसकी मदद से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, आई एंड जे, हम उनको फाइंड करेंगे। ठीक, फिर हमारे पास जो कंडीशंस होगी इन ऑपरेटर्स की, जो कि हमने पहले ही देखा था, ये वाला जो ये हमारे पास जो क्या कहते हैं एल्गोरिदम था इसके पीछे, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर ऑपरेटर kth इंडेक्स पे कौन सा ऑपरेटर है, एंड, तो आपको ये काउंट देखना है जो कि हम यहाँ कर रहे थे। ठीक, अगर kth ऑपरेटर और है तो ये वाला एल्गोरिदम जो कि हम यहाँ पर कंसिडर किए थे, और kth ऑपरेटर अगर एक्सॉर है तो जो हमने ये वाला एल्गोरिदम रहेगा। तो सारी इटरेशंस के बाद हमारा जो t 0 to n-1, मतलब हमने ट्रू फाइंड किया बाय यूजिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to n-1। उस पे मतलब कितने काउंट है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारे जितने फंक्शंस थे वो हमने प्रीवियसली फॉर्म्ड एल्गोरिदम का ही इम्प्लीमेंट किया है, और ये हमारा काउंट रिटर्न करती हैं। तो फाइनली 0 to n तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका यूज करके कितना टोटल काउंट होता है वो रिटर्न होगा। तो वही, अगर हमारे पास सिंबल्स हैं टी टी एफ टी और ऑपरेटर्स हैं ये, तो इनका यूज करके जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू रिटर्न ट्रू by overriding the precedence of the operator by using parenthesis, वो होगा 4।